Hello everyone. Today we will discuss about chapter 5 of 9th class civics working of institutions. ठीक है, संस्थागत कामकाज, ये आपके चैप्टर का नाम है. चैप्टर 5 है ये आपका पॉलिटिकल साइंस SST 9th क्लास. तो इससे पहले हमने चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ा, चुनावों के विषय में पढ़ा. ठीक है, अब चुनाव के बाद देखो वो जो हम बनाते हैं मिनिस्टर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स को हम चुन के भेजते हैं, उनकी जो पूरी एक कैबिनेट है उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन ये बनते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो ये संस्थाएं हमारे द्वारा भी बनाई जाती हैं और सरकार द्वारा भी बनाई जाती हैं. ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं, तो उनका कामकाज कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनकी हमें क्या ज़रूरत है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ डिसीजंस. ठीक है, तो अब जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, पूरा कैबिनेट है और उनके एक हेड को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है राष्ट्रपति के अप्रोच से. ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में सारा कवर कर लिया था. ठीक है, तो वो जो है अब एक पॉलिसी मेकिंग का काम हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए करने जा रहे हैं. ठीक है, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजंस. अब इनके साथ साथ यानी ये जो नेता हैं, लोकसभा के सारे नेता हैं, इसमें राज्यसभा की भी बात हम अभी आगे करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है. तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं सारे, जिनका हेड की प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं. ठीक है, सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं बेटा? जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं. जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जैसे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, जितना भी अधिकारी वर्ग है, हिंदी में इसको हम कहेंगे नौकरशाही. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी. तो ये जितने भी अधिकारी गण हैं ये भी इस कैबिनेट के साथ मिलकर इस काम को करते हैं. सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड. इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात यहाँ पर आई है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करता है? न्याय करने का काम करता है. अब जितने भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जितने भी झगड़े हो जाते हैं, चाहे वो नागरिकों और सरकार के बीच में हो या सरकार के अंगों के बीच में हो, जैसे गवर्नमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्सिक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तो खुद उसका 3rd पार्ट है, दैट इज़ वाई जुडिशरी को हम यहाँ नहीं कह रहे हैं. तो इनमें जो आपस में कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी आपस में हो जाती है, ठीक है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उनको कौन मैनेज करता है? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, वो इसको मैनेज करता है. नेक्स्ट है हमारे 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट. अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पर. इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. तो जितने रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने जाते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम चुन रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो अब कहाँ जाकर बैठते हैं? संसद में. संसद के 2 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा. लोकसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होते हैं जिनके लिए हम वोटिंग करते हैं. राज्यसभा के मेंबर को जो है वो विधानसभा के मेंबर्स आगे जाकर चुनते हैं. यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे राज्य के विधानमंडलों में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, वो आगे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करते हैं. ठीक है, 2 हाउस और पार्लियामेंट. In our country, the parliament consists of 2 house and president. The 2 house are known as the councils of state, Rajya Sabha, and the House of People, Lok Sabha. ठीक है, तो पार्लियामेंट के जो कितने हिस्से होते हैं वो हमारे यहाँ पर होते हैं. सबसे पहले तो राष्ट्रपति इसका हेड होता है, प्रेसिडेंट. उसके बाद राज्यसभा, दैट इज काउंसिल्स ऑफ स्टेट. राज्यसभा का नाम जैसे कि आपको पता है राज्यसभा, राज्यों की सभा. राज्यों द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं उनके द्वारा इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. और लोकसभा यानी कि लोगों की सभा, लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर इसमें भेजा है तो वो लोकसभा के मेंबर्स होंगे. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज 543. ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड अबाउट दैट. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोकसभा के मेंबर्स जो है वो कितने होते हैं? 543. ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या 552 तक हो सकती है राष्ट्रपति के आदेशानुसार. लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जिनके लिए इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, वो होती है 543. नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा 238 + 12. अब देखो 238 जो मेंबर्स हैं उनके लिए तो जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, यानी जो राज्य विधानसभा के मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
वो जो लोग हैं जिनको हम अपने राज्य से चुनते हैं वो आगे जाकर राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करते हैं, वो होते हैं 238, यानी 238 सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं। और 12 सदस्यों को जो है हमारा प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं, यानी उनके लिए इलेक्शंस नहीं होते, उनके लिए चुनाव नहीं होते। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो उनको मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, ठीक है, जो सरकार का एक बहुत प्रमुख अंग है। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर आर वेरियस फंक्शनरी हु टेक डे टू डे डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब डेली के जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, जो नीतियाँ राजनीतिक जीवन में बनाई जाती हैं, किसी देश की सरकार को अच्छे से चलाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो वो कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी कार्यपालिका, ठीक है। इन सबको, अब इसमें हमारी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, संसद भी है, जितने हमारे ब्यूरोक्रेसीज ऑफिसर हैं वो भी हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? एक्सिक्यूटिव। ओके, एक्सिक्यूटिव भी 2 तरह की होती है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एक्सिक्यूटिव। एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके लिए तो चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद, यानी वो स्टेबल नहीं होती, हर 5 साल बाद जो वो है उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। द वन विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव, ठीक है। एक स्पेशल पीरियड टाइम होता है, एक फिक्स उसका टेन्योर होता है। जैसे हमारे देश में 5 साल के लिए चुनाव होते हैं, उसके बाद सारी लोकसभा को 5 साल बाद डिसॉल्व कर दिया जाता है और नए चुनाव जो है वो होते हैं, ठीक है। इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इससे जो है किसी देश की सरकार, लोकतांत्रिक देश की सरकार जो है वो ऐसे बनती है। द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज कॉल्ड द परमानेंट एक्सिक्यूटिव और द सिविल सर्विसेज। अब ये जो दूसरी है परमानेंट एक्सिक्यूटिव किसको कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका किसको कहा जाता है? जिनके लिए चुनाव नहीं होते, ठीक है, उनके लिए कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। जैसे आपने जो आप सुनते ही हो आईआईटी के एग्ज़ाम्स क्रैक होते हैं, आईटी के एग्ज़ाम्स, और हमें ऑफिसर्स लाइंस में जाना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट एग्जामिनेशंस को क्लियर करना होता है, पेपर होते हैं, रिटन में भी होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो अपॉइंट हो जाते हैं, अलग अलग बेस में अधिकारी बन जाते हैं, जिला अधिकारी जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कलेक्टर, SHO, IAS, IFS, USC, ठीक है। तो ये सारे जो ऑफिसर्स लाइन हैं ये हमारी होती है परमानेंट एक्सिक्यूटिव, यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, जो आगे मंत्रियों ने तो निर्णय ले लिया, मिनिस्टर्स ने तो अपनी पॉलिसीज़ बना दी, ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इन ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, इन अधिकारियों की ज़रूरत होती है, जिसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज, ठीक है। लोक सेवा आयोग, नागरिक सेवाएं, कई नाम हैं इसके, ठीक है। नौकरशाही, आपकी बुक में जो इसके लिए नाम यूज़ किया गया है नौकरशाही, सर्वेंट यानी नौकर, ठीक है, सरकार का नौकर, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो ये 2 तरह की है, ठीक है। अब जो है पॉलिटिकल जो एक्सिक्यूटिव है उसके लिए चुनाव होते हैं, आपको याद रखना है। जो परमानेंट एक्सिक्यूटिव है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होते, वो मेरिट बेस पर, एग्जामिनेशन बेस पर वो जो है सिलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इट सिग्निफाइज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो इसके बेस पे चलती है। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि लोकसभा में जिस दल की जीत होती है, जैसे प्रेजेंट में अब कौन सा दल डोमिनेंट में चल रहा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जीत गई, अभी 2019 के इलेक्शन जो हमारे हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उसमें बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी मिली, वोट्स मिली, ठीक है। तो उसके नेता को, उसके अध्यक्ष को, यानी कि मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। यानी जो दल जीतता है, जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, जिसको वोटें सबसे ज़्यादा मिलती है, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर्स की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की क्या शक्तियाँ हैं? ही चेयर्स कैबिनेट्स मीटिंग। सबसे पहले तो वो जितनी भी उसकी कैबिनेट्स की मीटिंग होगी, जितनी भी उसकी मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, सबकी अध्यक्षता वो करता है,
ठीक है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभागों को जो काम दिए जाते हैं उसको वो कोऑर्डिनेट करता है, यानी काम भी वही देता है और उनको बताता भी है कि कैसे उस काम को करना है। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, उसका डिसीजन जो है, जो वो फैसला लेता है प्रधानमंत्री, वो फाइनल होता है, सभी मंत्रियों को वो मानना पड़ता है अगर कोई ज़्यादा डिसएग्रीमेंट डिपार्टमेंट्स में ना हो, ठीक है। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, तो जितने भी उसके मंत्रिमंडल है, उसकी जो मंत्री परिषद है, ठीक है, उसके जो दल के नेता हैं जिसको उसने अलग अलग विभाग दिए हैं, उसको उसके नियंत्रण में रहकर ही काम करना होता है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री क्या करता है भाई, वो कामों की डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है, बांटता है अलग अलग विभाग, जैसे कि रक्षा विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, तो सबके अलग अलग मंत्री होते हैं, तो वो सबको अलग अलग जो है वो उसकी मिनिस्ट्रीज, उसकी जो एक विभाग होता है वो बांटता है। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, और उसके पास किसी भी मिनिस्टर्स को, किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाने की पावर यानी शक्ति भी होती है। वो किसी के भी विभाग बदल सकता है या किसी को भी उसके जो है पद से पदस्थ कर सकता है, यानी हटा सकता है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, अब देखो इसमें एक बात और है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स। अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर प्रधानमंत्री रिज़ाइन कर देता है, ठीक है, अगले इलेक्शन से पहले, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने जो है रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, क्विट्स मतलब अपना पद छोड़ देना, जगह छोड़ देना, तो क्या उसकी जो पूरी मंत्रिमंडल है, उसकी जो पूरी मिनिस्ट्री है, मंत्री परिषद है, वो पूरा अपने आप जो है त्याग पत्र दे देगा, ये बात याद रखनी है। अगर कोई उसके मिनिस्टर्स में से, उसके मंत्रिमंडल में से कोई मंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा मंत्रिमंडल रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री अगर अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उसका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो अपदस्थ हो जाता है, यानी वो कैंसिल हो जाता है, चुनाव दोबारा से करवाने पड़ते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है, सारे मंत्रियों की एक सभा। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, तो जिसमें सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये उस ग्रुप का एक नाम है, जिसे हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इट्स यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, इसमें लगभग जो है 60 से 80 तक के मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार उसी की सलाह पर काम करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज who are in charge of the major ministries. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministers. अब जो मिनिस्ट्री की टाइप है, ठीक है, वो कौन करता है, वो भी प्रधानमंत्री करता है कि कौन टॉप लेवल के लीडर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी के लीडर होंगे। अब रूलिंग पार्टी कौन सी है, जो सत्ता में है, जिनको लोगों ने वोट ज़्यादा दी है, तो ऑब्वियसली उसके जो मंत्री हैं उनको ज़्यादा रैंक दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ऑपोजिशन पार्टी है, जैसे आजकल ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है, कांग्रेस, तो उनके मंत्रियों को जो है कम रैंक दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही टाइप ऑफ मिनिस्टर कैसे घेरे होते हैं कि जो ज़्यादा अच्छे रैंक वाले जो मिनिस्टर्स हैं वो रूलिंग पार्टी से लिए जाते हैं, ठीक है। बड़ी जो मिनिस्ट्री है, बड़ा जो विभाग है, वो रूलिंग पार्टी को दिया जाता है। जो पार्टी, जो दल अभी सत्ता में है, जिसको समर्थन मिला हुआ है, उसी पार्टी के नेताओं को बड़े रैंक का जो मिनिस्ट्री है, जो विभाग है, वो दिया जाता है। Minister of State or Deputy Ministers are attached to and required to assist Cabinet Minister in their work. अब जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं यानी उप मंत्री, अब ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं ये अपनी हेल्प के लिए जो है उप मंत्री भी रख सकते हैं, वो उनकी वर्क रिक्वायर की है। अगर काम ज़्यादा है तो वो अपने उप मंत्री भी रख सकते हैं, जिनको डिप्टी मिनिस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कोलिएशन गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस two or more political parties usually when no single party enjoy majority support of the member in the legislature। तो कभी ऐसा होता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, गठबंधन की सरकार, हिंदी में इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, किसी एक दल को खुले रूप से समर्थन नहीं मिलता, तो 2 या 3 दल मिलकर आपस में एक बड़ा दल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में ऐसा कौन सा बड़ा दल बना हुआ है, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, तो ये बनाया हुआ है जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जो आजकल रूलिंग पार्टी हमारी चल रही है, तो उसको कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। नेक्स्ट है आपका द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस। तो जितने भी एमपीज हैं, एमपीज कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य, हिंदी में इसको कहते हैं सांसद। ठीक है, और दूसरे होते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि विधानसभा के सदस्य, जो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को कौन चुनता है, कौन उसके लिए वोटिंग करता है? जितने भी एमपीज हैं, यानी जो संसद के सदस्य हैं, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य। ठीक है, और कौन वोटिंग करता है इसके लिए? जो विधानसभा के, राज्य विधानसभा के मेंबर होते हैं, उनको कहते हैं एमएलएज शॉर्ट में। आपने सुना होगा एमपी है, एमएलएज हैं, सांसद, विधायक, हिंदी में कहते हैं इसको, एमपी को हिंदी में कहते हैं सांसद और एमएलएज को कहते हैं विधायक। ठीक है, जैसे अभी पीछे हमारे कंवरपाल जी हमारे हरियाणा के विधायक बने थे, अब तो वो शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। तो ये जो हैं आगे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए बिहार में जो असेंबली की सीट्स हैं, बिहार में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 243 है। ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन आपको देखो ये दिखाई गई है। तो जब वैल्यू हम एमएलए वोट की वैल्यू निकाल लेंगे कि वहाँ से कितने एमएलए जो है वो वोटिंग करेंगे, तो वो कैसे निकाल लेंगे हम? पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये एमएलएज की गिनती निकालने के लिए अपनाया जाता है कि वहाँ से कितने एमएलएज जो हैं वो इस वोटिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो हर स्टेट के लिए यही फॉर्मूला होता है कि हर स्टेट के लिए कितने कितने लोग जो है वो राज्य जो विधानसभा के मेंबर हैं, जैसे कि हरियाणा विधानसभा के जो मेंबर हैं वो 90 हैं। ठीक है, वो हमें याद रखना है, हर स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो हरियाणा जो राज्य विधानसभा के मेंबर्स वो देती है, हरियाणा में से 90 जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में हमारे कितने मेंबर जाते हैं? 10 मेंबर जाते हैं। ये आपको याद रखना है, हर स्टेट की अलग अलग होती हैं रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे बिहार का दिखाया गया है कि कैसे वहाँ के जितने सीट्स हैं असेंबली में, यानी कि एमएलएज कितने हैं और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके एमएलएज की सीट्स को और पॉपुलेशन को ऊपर रख के जो नंबर ऑफ एमएलएज निकाले जाते हैं, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में आगे जाकर भाग लेंगे। तो हर स्टेट का ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पावर क्या है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं, एक लोकतंत्र में अगर हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के लोकतंत्र का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। हालांकि एक्टिव जो हेड है वो यहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर है, यानी सारी चीज़ों को कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। हम डे टू डे अपने देखते हैं सारी एक्टिविटीज़ को कि प्रधानमंत्री को ही हम देख रहे हैं, उन्हीं के भाषण को हम सुनते हैं। राष्ट्रपति को तो हम बहुत कम सुन पाते हैं, बहुत कम समय ऐसा होता है कि टीवी पे राष्ट्रपति हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनके साइन के बिना, नॉमिनल हेड तो वही हैं, उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी काम जो है वो लोकतांत्रिक देश में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे देश के जो नॉमिनल नाम मात्र के जो मुखिया हैं वो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। अब उनकी क्या क्या पावर्स है? द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो जो हैं सबकी सुपरविज़न करते हैं। उन्हें सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे देश में राजनीतिक संस्थाएं चल रही हैं, सबका ब्यौरा मांगने का अधिकार उनके पास है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी राजनीतिक कार्यविधियां हो रही हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं या जिन नीतियों को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं, वो सब जो है प्रेसिडेंट के साइन के बिना, इसके सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकते। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो न्यायपालिका है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, जुडिशरी। ठीक है, तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो न्यू दिल्ली में है। वो हमारी एक यूनियन टेरिटरी भी है और कैपिटल भी है भारत की।
दैट्स वाई वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। तो वहाँ के जो महान्यायवादी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनको CJI कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, द जज ऑफ SC एंड HC, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, और जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, सबके ही इलेक्शन को जो है कौन मंजूरी देता है? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति ही इन सबको चूज कर सकता है, ठीक है। जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स है, द इलेक्शन ऑफ कमिश्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एम्बेसडर्स, 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये सारे किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, वो एक यूनियन टेरिटरी भी है और वो हमारी नेशनल कैपिटल भी है, तो उसके भी मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये सब राष्ट्रपति की पावर है कि राष्ट्रपति जो है वो, अब ये सब काम वो ऐसे नहीं करता, ये सब काम वो करता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर ही ये सारे काम करता है। ओके, तो जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हमारे देश में हैं, बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स, जितने भी जज हैं मेनली न्यायपालिका के और गवर्नर हैं स्टेट्स के, ये सारे हम जो है पढ़ चुके हैं। इसके बाद है देखो ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में इसको कहते हैं महालेख न्यायवादी। जनरल तो चेयरमैन जो वहाँ के मुखिया होते हैं, एंड मेंबर ऑफ UPSC, ठीक है, जो सारी बड़े बड़े एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, जो बड़े बड़ी परीक्षाएं जिनको पास करके जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो ऑफिसर्स रैंक में जाते हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, वो किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। हालांकि उनको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री ही ज़्यादातर देश से बाहर जाते हैं, बट वो किसके नाम पर चल रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर चल रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, हमारा जो रक्षा विभाग है, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका जो एक हेड है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जितने भी मंत्री परिषद है हमारी, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सभी पावर्स को यूज कर सकता है। एमरजेंसीज पावर, अब देखो राष्ट्रपति की जो एमरजेंसी पावर है, यानी आपातकाल शक्तियाँ, आपातकाल कैसे लगा सकता है? ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, ठीक है, ये जो अनुच्छेद हैं 352, 356, 360 जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, तो ये आपातकाल से संबंधित हैं। राष्ट्रपति को ये पावर है, ये शक्ति उसको मिली हुई है कि वो जो है आपातकाल देश में लगा सकता है। 352 के तहत वो नेशनल एमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जब भी बाहर से कोई अटैक हमारे देश पर हो जाए या अंदरूनी हमारे देश की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति मिल जाती है कि वो आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल चला सकता है। और 360 अनुच्छेद के तहत वो फाइनेंशियल एमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति की। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशरी, न्यायपालिका, ये सरकार का तीसरा अंग है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितना भी कोर्ट सिस्टम है, जो अदालतें हैं छोटी बड़ी, चाहे वो ज़िले में हैं, चाहे वो हमारी राजधानी में हैं, पूरे देश में कहीं भी हैं, ठीक है, तो वो जो है सभी इस सारे सिस्टम को, कोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट 33+1 जज। अब प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 34 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, 33 छोटे जज और एक जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे
मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी जिसको कहते हैं। एंटायर नेशन हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ लेवल, जितने भी लोकल कोर्ट हैं, छोटे छोटे कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जितने भी जिलों में कोर्ट हैं, या हाई कोर्ट हैं, जैसे कि हमारा हरियाणा और चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब का सॉरी जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। तो हर स्टेट की कैपिटल में वहाँ का हाई कोर्ट होता है। तो वो सारे सिस्टम जो है इसको कहते हैं हम न्यायपालिका, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि ये सबसे बड़ी संस्था हमारे देश की, महान्यायवादी संस्था हमारे देश की क्या है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालयों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय केवल एक है, ये आपको याद रखना है, जो दिल्ली में है इस टाइम पे, ठीक है। अब इसकी इंडिपेंडेंस यानी इसकी स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है? इसकी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर न्यायपालिका ही करप्ट हो जाएगी, वहाँ पर ही भ्रष्टाचार फैल जाएगा, तो जो न्याय करने वाला काम है वो बिल्कुल सही से नहीं हो सकेगा। जितने भी सरकार के अंगों में झगड़े होते हैं, अब अगर जुडिशरी हमारी न्यायपालिका, इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब 1975 में हमारे देश में जो आपातकाल लगाया गया था, उससे पहले इंदिरा गांधी सरकार और न्यायपालिका में कितने संघर्ष चल रहे थे, कितना उनमें स्ट्रगल चल रहा था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। तो अगर उस स्ट्रगल में हमारी जुडिशरी करप्ट हो जाती, हमारी जो न्यायपालिका है वो भी भ्रष्ट हो जाती, ठीक है, सरकार का कहना मान लेती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देती, तो आज जिस लोकतंत्र का आनंद हम यहाँ ले रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक जीवन में हम जी रहे हैं, इतनी सारी स्वतंत्रताएं, समानताएं जो हमें मिल रही हैं, वो ना मिल रही होती। तो इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भ्रष्ट मुक्त होकर जो है हर केस का फैसला सुना सके और हर संघर्ष का, हर कन्फ्लिक्ट का जो दो ग्रुप्स उसके पास आते हैं उनका सही रूप से वो न्याय कर सके। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव और द एक्सिक्यूटिव, ठीक है। क्योंकि अब देखो भाई, सरकार तो बदलती रहती है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, नए प्रधानमंत्री आते हैं, नए राष्ट्रपति आते हैं, तो ये तो बदलती रहती है। तो अगर ये अपने हिसाब से न्यायपालिका को चलाना शुरू कर दे, संविधान में बदलाव शुरू कर दे, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेटिव है, जो विधान पालिका है और जो कार्यपालिका है, उसका कंट्रोल न्यायपालिका पर बिल्कुल भी ना हो। न्यायपालिका को अपने सभी काम स्वतंत्र रूप से करने की जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल योर चैप्टर।